हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स। और एंटी कैंसर ड्रग्स की इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि अब तक हम कौन कौन सी ड्रग डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एल्काइलेटिक एजेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और टारगेटेड ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हम ले रहे हैं। तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स भी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ही है। ओके, सो यहाँ आगे सबसे पहले हम मैकेनिज्म को लर्न करेंगे, बट मैकेनिज्म को लर्न करने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि आखिर व्हाट इज एंजियोजेनेसिस। ओके, सो एंजियोजेनेसिस बेसिकली क्या है? एंजियोजेनेसिस इज व्हाट इट इज अ न्यू proliferation of blood vessels. So blood vessels, new blood vessels proliferation. ओके, सो एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स ऐसी जो कि न्यू जनरेट होती हैं, प्रोलिफरेशन के थ्रू, सेल डिविजन्स के थ्रू नई सेल जो है ब्लड वेसल्स जनरेट होती हैं, उसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस वर्ड का मतलब भी आप समझते होंगे कि जनरेट होना। क्लियर? तो ये कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, या फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस हो गए, वहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंजियोजेनेसिस। तो आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड वेसल्स सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है उसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो अगर आप एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर ड्रग्स को देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग्स हैं? दैट इज बेवासिजुमैब, ओके, एंड सुनिटिनिब and sorafenib. Okay, these are three drugs which are clinically used. So bevacizumab, sunitinib and sorafenib, ये हमारे पास में एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर है। अब हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हमारे पास में हो गई सेल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? सो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर हमारे पास में। Now this is what our tyrosine kinase receptor. Clear? So tyrosine kinase domain है। tyrosine kinase domain में जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग, ligand बाइंडिंग डोमेन, okay, and this one is मिडिल डोमेन एंड दिस वन इज इंट्रासेलुलर डोमेन, जहां पर की टायरोसिन काइनेज जो है वो हमारे पास में रेसिड्यू होते हैं। क्लियर एवरीवन? सो अब यहां पर क्या होगा बेसिकली, आप सभी को पता है कि जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, टायरोसिन काइनेज यहाँ पर, क्योंकि कैंसर के अंदर जो ग्रोथ होती है, कैंसर के अंदर क्या होता है? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है। और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ के लिए क्या है? जो हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की ग्रोथ कराने में। तो यहाँ पर सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ फैक्टर है वो है VEGF। दैट इज व्हाट? VEGF। ओके, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो वास्कुलर एंडोथेलियल आ रहा है, इसी से आप लगा सकते हो कि वास्कुलर मींस ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ओके, सो नाउ क्या होगा? वास्कुलर एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर्स होंगे दे विल बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर। ओके, सो ligand बाइंडिंग डोमेन पर वास्कुलर एंडोथेलियल जो है ये क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने से क्या होगा? Ultimately it cause dimerization. Okay, so here it is binding of vascular endothelial growth factor. After binding of it, binding होने के बाद में क्या हो रहा है? Ultimately जो TR के है टायरोसिन काइनेज, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इट विल
cause phosphorylation to each other. Clear? अब phosphorylation होने के बाद में क्या होगा? Ultimately it lead to साइक्लिक पाथवे, फर्दर जो सेकेंडरी मैसेंजर्स का पाथवे है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर दो पाथवे स्टार्ट होते हैं. क्लियर? सो वन पाथवे इज व्हाट? PI3 काइनेज. PI3 काइनेज एक्टिवेट होगा. PI3 काइनेज एक्टिवेट होने के बाद में AKT को एक्टिवेट कर देगा. AKT अल्टीमेटली लीड टू वास्कुलर परमिएबिलिटी. वास्कुलर परमिएबिलिटी ओके, वास्कुलर परमिएबिलिटी को कंट्रोल करेगा. एज वेल एज इट ऑल्सो लीड टू एंडोथीलियल सेल सर्वाइवल. एंडोथीलियल सेल सर्वाइवल. So it control endothelial cell survival as well as it control vascular permeability. Now looking on the other pathway में क्या है? यहाँ पर PKC जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. PKC further activate SPK. Okay. Now SPK activate RAS and RAS further activate RAF. Clear? And RAF ultimately activate MAC and MAC activate ERK. And this ERK ultimately lead to endothelial cell proliferation. Endothelial cell proliferation. Okay. तो ये सारे वास्कुलर परमिएबिलिटी कंट्रोल होना, एंडोथेलियल सेल सर्वाइवल एंड सेल प्रोलिफरेशन, these all ultimately lead to angiogenesis. Clear? So यहां पर angiogenesis को ये कंट्रोल कर रहे हैं. Now further what happened? These both pathway like AKT as well as ERK ultimately affect the junctional stability. Okay, so these factors are what? This is what? Vascular endothelial cadherin. Okay, so यहाँ पर दो सेल्स हैं. This is first cell, this is second cell. Okay, दोनों सेल एक दूसरे के करीब आती है और यहाँ पर वास्कुलर एंडोथेलियल कैडहेरिन जो होता है वो क्या करता है? पर्टिकुलरली जंक्शनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है. सो दिस अल्टीमेटली लीड टू जंक्शनल स्टेबिलिटी. Okay, so junctional stability is also one of the big factor for control of the angiogenesis. Clear everyone? So यहाँ पर हमारे पास में vascular permeability होगी, cell survival and cell proliferation. Then one more factor, that is what? Migration. Okay, so migration also help in the angiogenesis. So migration also affected by both of these pathway. Clear? So this is the pathway of angiogenesis. Now what happened in the case of cancer? यहाँ पर जब कैंसर होगा तो वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर जो है उसका मोर एक्सप्रेशन हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल एक्सप्रेशन हो जाएगा. क्लियर? जब इसका अनकंट्रोलेबल एक्सप्रेशन हो जाएगा सो देयर इज अ इंक्रीज इन द एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगा. अब अगर एंजियोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं. सो बेवलीजुमैब विल एक्ट ऑन हियर. ये बाइंडिंग नहीं होने देगा VEGF की. ओके, सो ये हमारे पास में VEGF2 रिसेप्टर है. ओके, दिस इज VEGF2 रिसेप्टर एंड बेवलीजुमैब डू नॉट हिंडर द बाइंडिंग ऑफ दिस वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. अब ये इसकी अगर बाइंडिंग ही नहीं होने देगा तो फर्दर सारा कैस्केड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. अगर हम सुनिटिनिब एंड सोराफेनिब की अगर हम बात करें, सो सुनिटिनिब एंड सोराफेनिब जो है दोनों ही टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग साइट पर एक्ट करती हैं और इस यहाँ पर जो फास्फोराइलेशन हो रहा है उसका क्या करती हैं? वो अपोज करती हैं. तो यहाँ अगर इसका अपोज करेंगे तो अल्टीमेटली दे अफेक्ट दिस पाथवे.
Then further, sorafenib also attack RAS and RAF. Okay, so this pathway is also blocked by sorafenib. Clear? सो यहाँ पर ड्रग कौन कौन सी पोजीशन पर एक्ट कर रही है उससे आप समझ गए. अगर इन पोजीशन पर ड्रग एक्ट करेगी तो अल्टीमेटली ये जो वास्कुलर परमेबिलिटी, सेल सर्वाइवल और एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन है ये ब्लॉक हो जाएंगे और एंजियोजेनेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एंजियोजेनेसिस अगर ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल की जो ग्रोथ होगी उसको हमने कंट्रोल कर लिया. क्लियर एवरीवन? अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि जो अगर ये ब्लड वेसल्स सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो यहां पर किस तरह के साइड इफेक्ट ये कॉज कर सकते हैं. तो साइड इफेक्ट जो इनके कॉमन साइड इफेक्ट है वो समझिए आप. व्हाट आर द कॉमन एडीआरस? ओके, तो इनके कॉमन एडीआरस क्या हैं? क्योंकि ये ब्लड वेसल सेल के प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं. सो इसको आप एक लाइन से लर्न कर सकते हो. दैट इज व्हाट VHP bleed. ओके, VHP मीन्स विश्व हिंदू परिषद ब्लीड. V मतलब वास्कुलर इंजरी, वास्कुलर इंजरी and H means healing defects. Okay, and P means perforation. P means perforation. Clear? And then bleed means it causing what? Bleeding. अब आप यहां पर समझ जाइए कि किस तरह से ये एडीआर क्यों कोज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के प्रोलिफरेशन को ब्लॉक कर रहे हैं. तो सारी जो ये ड्रग है बेवासीजुमैब हो गई या सोनिटेनिब हो गई और सोराफेनिब जो हो गई, ये सभी क्या कॉज करेंगी? वास्कुलर इंजरी करेंगी. ये एज अ साइड इफेक्ट है. तो आप बेसिकली मेरा यहाँ आपसे कहने का मतलब है कि आप ये समझ जाइए कि अगर एंजियोजेनेसिस को हम इनहिबिट करेंगे तो वो सारी ड्रग किस तरह के साइड इफेक्ट कॉज करेगी. तो वास्कुलर इंजरी करेगी एज वेल एज हीलिंग में भी डिफेक्ट आएगा, क्योंकि जहां ब्लड वेसल्स अगर जनरेट नहीं हो रही हैं तो वहां हीलिंग बहुत स्लो होगी और डिफेक्टिव होगी. प्लस ब्लीडिंग भी होगी. ओके, तो जैसे कि नोज ब्लीड होता है, रेक्टल ब्लीड होता है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट आपको देखने में मिलेंगे. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर होपफुली आप लोगों को मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गई हो. नाउ जस्ट लुकिंग फॉर वेरियस ड्रग ऑफ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर लाइक bevacizumab, sunitinib and sorafenib, their pharmacokinetic and other pharmacological parameters. So just look at this. अगर हम इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखें बेवासीजुमैब का, तो यहाँ पर आप देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ऑलमोस्ट 97% होती है. एंड अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसका देखें सो इट इज ऑलमोस्ट 2.3 to 3. अगर हम इसका टी हाफ देखें सो टी हाफ इज ऑलमोस्ट 11 to 50 days. ओके, सो 11 to 50 days टी हाफ है. इसका मतलब ये जो है वीकली डोजिंग और लॉन्ग टर्म डोजिंग के लिए यूजफुल हो सकती है. क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैब आ रहा है आप सफिक्स में, तो आप इसी से समझ जाइए. नाउ लुकिंग ऑन द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म अगर बेवासीजुमैब का देखा जाए सो इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो साइटोक्रोम P450 से होता है. साइटोक्रोम P450 3A4 फैमिली. ओके, सो इसके इंड्यूसर एंड इनहिबिटर्स जो होंगे वो इसके ड्रग ड्रग इंटरैक्शन कॉज करेंगे. यहां पर अगर हम एडीआरस की बात करें कि एडीआरस क्या है इनके, सो लुकिंग ऑन द एडीआरस, तो एडीआरस मैंने आप लोगों को अभी कॉमन एडीआरस बताई हैं लाइक VHP ब्लीड. ओके, सो ये तो इनके एडीआरस हैं ही सही. दोबारा से मैं आप लोगों को वापस से नहीं बता रहा हूं. ब्लीड में यहां पर आप और लिख लीजिए नोज ब्लीड एंड रेक्टल ब्लीड. आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म
कॉज करती हैं और उसी की वजह से क्या हो जाता है, इट विल लीड टू हार्ट अटैक ओके एंड स्ट्रोक. Clear? And these drugs also cause protein urea. Clear? Now looking on the uses, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूज कहां कहां पर आ रही है ड्रग, इसको लर्न करने के लिए आप एक पंच लाइन को देखिए. क्या हमारी पंच लाइन है, लीडर आरजी बेस्ट ड्रामा किंग. ओके, सो लीडर आरजी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लीडर आरजी बेस्ट ड्रामा किंग. ओके, सो लीडर से मतलब हो जाएगा यहां पर लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. ओके, R4 हो जाएगा रीनल कार्सिनोमा एंड G4 ग्लियोब्लास्टोमा एंड D4 जो है B बेस्ट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर एंड D मीन्स जो है दैट इज व्हाट, deafness due to neurofibroblastomma. As well as we also using bevacizumab in weight type macular degeneration which is causing vision loss. So ये ड्रग क्या करती, it is delaying the vision loss. Okay, vision loss को क्या करेगी, डिले करेगी. So वेट टाइप जो मैक्यूलर डीजनरेशन होता है उसमें विजन का लॉस होता है, तो यहां पर ये क्या करेगी, वेट टाइप मैक्यूलर डीजनरेशन के अंदर डिले इन vision loss. Okay, clear? Now moving for sunitinib. So sunitinib का आप लोगों को याद रखना है कि it is a multiple kinase inhibitors. Okay, so ये मल्टीपल काइनेज इनहिबिटर है. अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की बात करें, पीके पैरामीटर्स की बात करें, सो इसका टी हाफ जो है दैट इज 100 आवर्स है, और इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म बाय साइटोक्रोम P450. ओके, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय P450 मींस इसका भी इन साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर एंड इनहिबिटर विल कॉज ड्रग इंटरएक्शन. नाउ लुकिंग ऑन द ADRs, अगर हम ADR की बात करें, सो ADR आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, ये सारे के सारे ADR जो हैं ये यहां भी होंगे, प्लस और क्या करेगी, क्योंकि ये मल्टीपल काइनेज इनहिबिटर है तो सुनिटिनिब जो है बेवासीजुमैब से ज्यादा ADR प्रोड्यूस करेगी, तो ये सारे ADR तो यहां पर मौजूद है, प्लस इट इज ऑल्सो कॉजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म. Okay, it is also causing hypothyroidism. Clear everyone? Now if looking on the uses, अगर हम इसके uses की बात करें, so it is useful in renal carcinoma. Okay, as well as sunitinib is also useful in imatinib resistant cases of GIST. ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर. ओके, यहां पर इमाटिनिब इज द फर्स्ट चॉइस, बट अगर इमाटिनिब जो है उसमें अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे, सुनिटिनिब को यूज. इफ वी आर लुकिंग ऑन सोराफेनिब,
then sorafenib is also a multiple kinase inhibitors. ओके, sorafenib भी मल्टीपल काइनेज इनहिबिटर है. अगर हम इसके एडीआर की बात करें, सो एडीआर ऑलमोस्ट कॉमन हो जाएंगे. ओके, बट इट इज ऑल्सो कॉजिंग व्हाट, क्योंकि मल्टीपल काइनेज इनहिबिटर है, सो यहां पर और एक्स्ट्रा एडीआर क्या होंगे, इट इज प्रोड्यूसिंग वीकनेस, ओके, एंड हीमोरेज, as well as it is producing hand and foot skin reaction. Okay, hand and foot skin reaction. और प्रोटीन यूरिया कॉज करेगी, प्रोटीन यूरिया ये कॉज करेगी. एज वेल एज दिस इज ऑल्सो कॉजिंग फ्लू लाइक सिंड्रोम, फ्लू लाइक सिंड्रोम. क्लियर. नाउ अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कहां इसको हम यूज कर रहे हैं, सो इट इज यूजफुल इन मेटास्टेटिक रीनल कार्सिनोमा, मेटास्टेटिक रीनल कार्सिनोमा, एज वेल एज इसको और कहां पर यूज किया जा रहा है, सो मेटास्टेटिक papillary carcinoma of thyroid, carcinoma of thyroid. Clear everyone? So hopefully आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बेवासीजुमैब एंड सुनिटिनिब एंड सोराफेनिब का जो कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी बताई है वो आपको समझ में आई हो. Hello everyone, now it's time for question round from anti-cancer drug angiogenesis inhibitors. Question number 1, side effect of angiogenesis inhibitor is A. vascular injury, B. healing defect, C. bleeding, and D. all are correct. Question number 2, which of the following drug is multiple kinase angiogenesis inhibitor? A. sunitinib, B. sorafenib, C. both of these, and D. none of these. Question number 3, clinical use of bevacizumab is A. renal carcinoma, B. deafness caused by neurofibroblastoma, C. glioblastoma, and D. all of these. Question number 4, half-life of bevacizumab is A. 100 days, B. 50 days, C. 2 hours, and D. 10 hours. Question number 5, half-life of sunitinib is A. 100 days, B. 50 days, C. 2 hours, and D. 10 hours. So give answer of all of these question in the comment box. I already discussed answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture. Okay everyone. So यहाँ पर मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.